ज्योति मैम, ज्योत्सना मैम का शायद वो नेटवर्क चला गया है और वो अभी पैनलिस्ट में शो नहीं हो रही है, तो आप पीपीटी शेयर कर लो तब तक। ज्योति मैम, पीपीटी शेयर करो आप। ज्योत्सना मैम कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। हाँ जी, विजिबल। हाँ, विजिबल है। ओके। इसको उसमें ले लो, बस स्लाइड शो स्टार्ट टाइप हाँ में। ज्योति मैम, जी जी जी, पीपीटी शेयर करो आप। ज्योत्सना मैम कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। हाँ जी, विजिबल। हाँ, विजिबल है। इसको उसमें ले लो, बस स्लाइड शो स्टार्ट टाइप में। ज्योति मैम, जी जी, पीपीटी शेयर करो आप। ज्योत्सना मैम कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। हाँ जी, विजिबल। हाँ, विजिबल है। उसमें ले लो, बस स्लाइड शो स्टार्ट टाइप में। ज्योति मैम, हाँ, विजिबल है। किसी का यूट्यूब भी चल रहा है साथ में, ऑफ कर लेना यूट्यूब का साउंड, अपना आ रहा है बार बार रिपीट होके। क्या करना है आपको उसको? ये
ज्योत्सना मैम को को होस्ट बना दीजिए, अभी एंटर किया उन्होंने, नेटवर्क चला गया था उनका। यार इसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ज्योति मैम आप स्टार्ट कर दो, वो उनका फिर नेटवर्क चला गया, वो फिर आई हैं, आ गया, चेक करते हैं। अभी हैं 2 मिनट 28 हुए हैं सर। चलो आ गए, वो आ गए, ठीक है। Good afternoon, dear friends. Am I audible, Mr. Arun? Yes, audible. Okay, so do I do the screen share? I'll start the screen sharing. ज्योति मैम फिर आप स्क्रीन शेयर या तो बंद करो तब वो करेंगे, या इससे। अब आप करिए मैम, स्क्रीन शेयर करिए। Yeah, can you see the screen? Is it visible, sir? Yes. दिस इज पीडीएफ फॉर्मेट। Okay. पीडीएफ फॉर्मेट तो नहीं ओपन कर लिया आपने, आई थिंक। Yeah, I'll use that only, sir. ओके ओके ओके। From my mail, this is easier. So, all my co-panelists, please mute yourself. I'll start the class. It's time now. Yeah, almost. Yes, thank you. So, welcome back, my dear students. In our previous class, we had studied about business environment. कुछ points आपको याद होंगे, कुछ हम यहाँ पे revise कराएंगे, आपके साथ discuss करेंगे, आपकी जो भी difficulties थी, थोड़ी सी doubts हमारे पास आए हैं, हम उनको भी अभी solve करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं और सदा बने रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ जो को पैनलिस्ट हैं, मिस्टर अरुण सेठी, मिस आशा सेठ, मिसेस ज्योति मनन एंड मिस्टर शंकर फुलेरा, ये सभी साथी मेरे साथ यहाँ सपोर्ट के लिए हैं। इसके अलावा ये पूरा कार्य को पूर्ण करने में और बहुत सारे कॉमर्स के एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। मिस्टर मुकेश शर्मा, मिस्टर महेश जैन, मिस्टर पुनीत गोला, मिस्टर तरुण मित्तल, Miss Anita Kardam, Miss Anuradha Bose, and Mr. Shivam. I hope I have not left out any names. अगर छूट गए हो मुझसे गलती से तो मुझे माफ करिएगा। आज की आपकी होस्ट हैं ज्योत्स डावर। मैं RPVV INA में लेक्चरर कॉमर्स की पोस्ट पर हूँ and I love this job and I enjoy my job and I hope you'll all enjoy this session as well. So to start with, we'll refresh all the problems that you normally face. जो हमारे पास problems आप बताते हैं वो यही होती हैं कि आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, आप अपना अकाउंट देख नहीं पाते हैं, आपके डाउट्स आप कहाँ डालें आपको मालूम नहीं चलता है, और प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स आप कहाँ देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये एस्पिरेशन अकाउंट के बारे में बताया गया है। इसका वेबसाइट है www.aspiration.ai। इस पर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, और उस पे जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स, उस पे लॉगिन करके आप इस क्लास में आ सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अपनी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, जो भी विषय की आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। साथ साथ आपके यदि कोई डाउट्स हो, डाउट के लिए भी एक सेक्शन बनाया गया है। आप अपने डाउट्स या परेशानियां, जो भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं किसी चीज से भी रिलेटेड, वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें असाइनमेंट्स भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो असाइनमेंट्स भी आप देख सकते हैं। असाइनमेंट्स करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि यदि आप असाइनमेंट्स करेंगे तो ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जो हमने पढ़ाया है क्या आपके समझ में आया है या नहीं आया है।
वो असाइनमेंट्स आप या तो एनसीईआरटी बुक से चेक करिए, या आप अगली क्लास में हमसे डाउट पूछिए, कोई भी दिक्कत हो, बट रिटन वर्क करना बहुत जरूरी है। यहाँ हमने क्लास पढ़ा दी और हमने सोचा सब समझ में आ गया, तो ये इससे काम पूरा नहीं होता है जब तक स्टूडेंट्स उसको रिकैपिचुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल ऑल कोऑपरेट विद अस। हमारी इतनी बड़ी टीम है, 15 लोग के करीब हैं हम लोग। कुछ हम मेरे साथ यहाँ जूम पे बैठे हैं और कुछ आपके साथ यूट्यूब पे हैं, जो आपकी सारी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। बच्चों, ये वीकली शेड्यूल है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अगली क्लास कब है, कितने बजे है। पूरा शेड्यूल सेम रहेगा पूरे सप्ताह भर के लिए। जैसे आज मंगलवार है, आज 12:30 से 2 बजे तक बिजनेस स्टडीज की क्लास है। जिनके पास मैथमेटिक्स है उन्होंने 10:30 से 12 की क्लास भी अटेंड करी होगी। एंड द शेड्यूल इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, दोज हु हैव जॉइंड टुडे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, डाउट्स लेने से पहले एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ गया, सोचती हूँ आपके साथ शेयर कर लूं। क्या कहते हैं, शेयर कर लें? चलिए, तो ये कहानी है धर्मवीर कंबोज की। कौन है धर्मवीर कंबोज और इनका हमसे क्या लेना देना? बच्चों, ये एक रिक्शा पुलर हैं, या कहेंगे पहले एक रिक्शा पुलर थे दिल्ली में। ठीक है, जैसे साधारण लोग होते हैं, बहुत सारे रिक्शा पुलर्स आपने देखे हैं दिल्ली की सड़कों पे रिक्शा खींचते हुए। ठीक है, किसी हादसे में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बिल्कुल रिक्शा चलाने लायक ये नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर अब ये क्या करें? ये वापस अपने गांव में पहुंच जाते हैं। गांव से बहुत पहले लड़के ही आए थे। ये एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाए थे किसी कारणवश। इन्होंने अपने पेरेंट्स को काफी दुख दिया क्योंकि इन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। तो पेरेंट्स काफी परेशान थे कि ये बच्चा क्या करेगा। खैर, लड़ झगड़ के दिल्ली में आकर अपनी जिद करके रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, पर वक्त ने इनका साथ नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर कंबोज की। आप गूगल करके इनका नाम भी ढूंढ सकते हैं। बहुत ही अहम स्टोरी है और आज की इस टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये अपने गांव में वापस चले जाते हैं यमुनानगर में, और इनको कहीं ये ढूंढ रहे थे किसी तरह की इंस्पिरेशन, कोई अपॉर्चुनिटी कि ये क्या करें। मन काफी विचलित रहता था। तो घूमते घूमते एक बार पुष्कर के गांव के पास पहुंचते हैं। तो वहां पे कुछ औरतों को देखा इन्होंने कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, जिनको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। और वो गूसबेरी के लड्डू बना रही हैं। गूसबेरी मतलब करौंदे के लड्डू बना रही हैं। किस तरह से बना रही हैं? पहले गूसबेरी को, एक फल होता है बच्चों ये, ठीक है, जिसको ये ग्रेट करती हैं, कद्दूकस करती हैं, और फिर उनके लड्डू बनाती हैं। अब इस काम में उन्होंने नोटिस करा, धर्मवीर जी ने, कि उनके हाथों में काफी चोट लग जाती थी, कद्दूकस करते करते खून भी आ जाता था, परेशानी होती थी, बहुत मेहनत लगती थी और बहुत ही मेहनत का काम था। तो उनको कहीं ये बात चुभ गई, उनको लगा हम इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं सकते हैं। तो इन्होंने कुछ रिसर्च करी, कुछ कोशिशें करी, और नतीजा ये हुआ कि इन्होंने एक मल्टीपर्पस फूड प्रोसेसिंग मशीन तैयार करी। ये मशीन क्या करती थी बच्चों? ये जितने भी तरह के फल हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे एलोवेरा भी है या अमरूद है, उनसे उन्होंने फ्रूट्स के कुछ एक्सट्रैक्ट्स बनाने शुरू करे और उनकी अच्छी सेल बढ़ गई इन महिलाओं की। तो इन्होंने उनकी मदद की। पर इनकी जो ये मशीन थी, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई। वो कहते हैं ना, संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर बदलना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं रिपीट करती हूँ, संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर बदलना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये बहुत बड़ी सीख है बच्चों हम सबके लिए, जो कभी कभी किसी कारणवश हताश होकर बैठ जाते हैं, अपने लाइफ के एम को छोड़ देते हैं और समझ में नहीं आता कि हम आगे जिंदगी में क्या करें।
तो घबराना नहीं है। ये भी एक इसी तरह की कहानी आपके सामने हम आज लाए हैं। तो इन्होंने मेहनत करी और इन्होंने क्योंकि नतीजा दिखा रहे थे तो इनको 25,000 का फंड प्राप्त हो गया। मार्च 2005 की बात है ये, ठीक है, शायद तब आप पैदा हुए होंगे कुछ बच्चे। तो उसके बाद इन्होंने एक पहली मशीन तैयार की, ठीक है, जो एक प्रोटोटाइप थी। काफी दिक्कतें आई, पहली बारी में तो बच्चों सक्सेस हासिल होती नहीं है। खैर, तीसरे मॉडल तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने समाधान कर दिया। समस्याएं बहुत सारी आ रही थी, जैसे हीट अप हो रही थी, चल नहीं रही थी, कुछ काला कर रही थी फ्रूट्स को। खैर, इन्होंने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और इन्होंने एक बहुत ही उम्दा मशीन तैयार करी तीसरी बार। वो फिर अप्रूव भी हो गई। ज्ञान एक संस्था है, GIAN, मैं रिपीट करती हूँ, GIAN, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। सो ये संस्था ने उसको अप्रूव करा। ये आती है बच्चों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत, और इन्होंने उसकी ये मशीन को खरीद लिया, उसको कीनिया भेजा, अफ्रीका भेजा टेस्टिंग के लिए, और इनको इनाम भी मिले, इनको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से इनाम भी मिले, ठीक है। और अब देखिए, जो रिक्शा खींचने वाला दिल्ली की सड़कों पे रिक्शा खींचता था और पार्लियामेंट हाउस के आगे गुजरता हुआ, प्रेसिडेंट हाउस के आगे गुजरता हुआ सोचता था कि यहाँ क्या होता है, यहाँ कौन रहता है। अब उसको मौका मिला कि वो प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के यहाँ पे गेस्ट के रूप में उनके साथ राष्ट्रपति भवन में रोका गया, उसको वहां ठहराया गया। तो है ना बहुत अच्छी बात। अब ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई गई है बच्चों? ये स्टोरी इसीलिए सुनाई गई है क्योंकि हमारे इस पाठ में, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा आज का पाठ है, इसमें ये केस स्टडी के रूप में हमने NCERT की किताब में लिखी है। इससे हमें कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के से इसका क्या लिंक है बच्चों? बिजनेस एनवायरनमेंट से ही लिंक है, क्योंकि जब बिजनेस एनवायरनमेंट अनुकूल होता है, संघर्ष होता है, तभी कोई नई चीज निकल के आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे प्रोत्साहित होंगे, अपनी जिंदगी को का कोई मकसद बनाएंगे और हमेशा सोचेंगे कि मैं किस तरह से कोई अच्छी चीज करूं जिससे कि मैं बहुत तरक्की कर पाऊं, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर खुश हों, टीचर्स खुश हों, देश के लिए मैं कुछ कर पाऊं और सब मेरे ऊपर प्राउड फील करें। चलिए, कहानी हो गई। अब बच्चों, आपकी समस्याएं हैं, वो कहते समस्याओं का हल नहीं हो हम क्या सुने क्लास में, ठीक है। तो कुछ समस्याएं, कुछ डाउट्स हमारे पास आए हैं, शायद सारे ना ले पाए क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट थी, पर उनको हमने समराइज करा है और कुछ डाउट्स आपके सामने हम लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज? बच्चों का नाम मैं नहीं लूंगी, इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि जब मैं आपके साथ YouTube में होती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत बच्चे हताश हो जाते हैं। अरे, राधा का नाम ले लिया, शीतल का नहीं लिया, अमर का नाम ले लिया, अमन का नहीं लिया। तो बच्चों, चैट चलती है फ्रंटियर मेल से और आपके टीचर्स इतनी फ्रंटियर मेल से नहीं चल पाते हैं, है ना। तो इसलिए सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है उसको अप्लाई करती हूँ और नाम हमारे दिल में है, हमारे साथ हैं, आप सबके लिए प्रेयर्स हमारे साथ हैं। तो नाम के बिना ही मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज? So positive trends or changes that help a firm to improve its performance. ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज, ऐसे कुछ ट्रेंड्स या चेंजेस, बदलाव होते हैं जो एक संस्था को इम्प्रूवमेंट का मौका देते हैं यदि इनकी जल्दी ही हम इनको पहचान पाए, मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लॉइट सिचुएशन। अगर काबू में करना है तो जल्दी। इस पे मुझे एक और केस स्टडी याद आई बच्चों। हाल ही में अमूल तो नाम सबने सुना है, घर घर में अमूल दूध आया है। अब हाल ही में दूध, या जिसे कहते हैं गोल्डन मिल्क, लॉन्च किया है। वो यही है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को कैच किया है और उन्होंने सोचा कि ये टाइम अच्छा है कि जब घर घर में हल्दी का दूध की बात हो रही है तो क्यों ना हम एक प्रोफेशनल स्केल पे ही
लोगों को हल्दी का दूध प्रोवाइड करें। बच्चों नेक्स्ट डाउट लेते हैं, व्हाट आर थ्रेट्स? तो इसका आंसर है एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। थ्रेट शब्द का अर्थ ही है खतरा। तो यदि खतरा है तो कभी कभी किसी संस्था की जो परफॉर्मेंस है वो हिंडर भी हो सकती है, अर्थात कम भी हो सकती है। हाँ, इससे मुझे एक और बात याद आ गई है। बात बहुत करती हूँ मैं, क्योंकि तभी हम अच्छी बिजनेस स्टडीज की क्लास कर पाते हैं। तो आजकल जो सबसे ज्यादा मशहूर हो गया है बच्चों, वो है वूका इंडेक्स। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। इसका स्पेलिंग है VUCA इंडेक्स। ये VUCA क्या है? इसका फुल फॉर्म है V फॉर वोलेटिलिटी, U फॉर अनसर्टेनिटी, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड A फॉर एम्बिग्विटी। तो बच्चों आजकल ये सभी चीजें बहुत हाई चल रही हैं। मतलब वूका इंडेक्स इज वेरी वेरी हाई दीज डेज। क्यों? क्योंकि कोविड है, हम सब इसमें ग्रस्त हैं, पूरा विश्व इसकी ग्रस्त में आया हुआ है। और सभी जो मार्केट्स हैं, सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज वोलेटाइल हुई हुई हैं, अनसर्टन है कल क्या होगा। क्या आपको पता है आप स्कूल किस दिन जाएंगे? मुझे भी नहीं पता। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्या करें क्या ना करें। कोई कहता है कि चले जाओ, कुछ नहीं होता, ये तो रहेगा ही। और कोई कहता है अरे नहीं नहीं, घर में बंद हो रह के रहो, घर में बंद ही बैठे रहो। एम्बिग्यूटी है, समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। तो ये है सब थ्रेड्स। आगे चलते हैं बच्चों। ये मैंने तो अभी अभी डिस्कस किया है, फिर भी कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मुझे दिख रहा है यूट्यूब में। तो बच्चे पूछते हैं वेयर कैन वी सी द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अपने बारे में चिंतित हैं, वरीड हैं, पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं। हमारे लगभग 2.5 चैप्टर हो चुके हैं बिजनेस स्टडीज के, तो बच्चे उनको देखना चाहते हैं। तो बच्चों कौन सी वेबसाइट पे देखेंगे? जिन बच्चों को कंप्यूटर भी नहीं आता है तो कंप्यूटर में गूगल पहले खोलेंगे, गूगल में जाके इसको टाइप करेंगे www.aspirations.ai। ठीक है, इस वेबसाइट पे ये ऑटो हेल्प करेगी, आपको स्वयं ही बताती है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या सर्च करना है, वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आउट है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमारा एस्पिरेशंस आईडी या पासवर्ड नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ बच्चों को तो प्राप्त ही नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से बच्चों को दिल्ली सरकार ने ये एस्पिरेशंस का आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको मेल करना है। मेल करने का भी तरीका है कि जीमेल पे जाकर, अपने सब में जीमेल अकाउंट तो खोल ही लिया है ना, तो उस पे जाके एक आईडी आपको बता रहे हैं, उस पे मेल करिए अपनी समस्या को। ठीक है, आईडी है support@clef.in। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ये याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो बच्चों हमारे पास आया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा मुकेश शर्मा सर ने समझाया था। कुछ बच्चों का शायद मिस हो गया, तो दोबारा पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, बिजनेस स्टडीज की ये बहुत अच्छी खूबी है कि उसमें नाम में ही आंसर है। जनरल एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट मतलब जो सभी के लिए सेम है। ठीक है, जैसे आज की सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन हर एक के लिए सेम है, हर इंडस्ट्री के लिए बराबर है। दूसरा है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक होता है खास उसी बिजनेस से जो रिलेटेड है, जैसे उसी बिजनेस के जो क्रेडिटर्स होंगे, उस बिजनेस के जो लेंडर्स होंगे जिन्होंने उधार दे रखा है, एटसेट्रा, या उसके जो खरीदार होंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, फुल फॉर्म ऑफ GNP। हाँ, ये पढ़ के मुझे हंसी भी आई। भाई इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो जो उसको भी आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाना पड़े? खैर कोई बात नहीं, टीचर का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो GNP का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, ये भी एक बहुत प्यारी सी समस्या लगी मुझे। तो बच्चों आप सुनते ही हैं हमें, हम भी इतनी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं अंग्रेजी अपनाने की, बट हिंदी में ही हम बात करते हैं। पर ऐसा होता है बच्चों कि जिनके पास हिंदी है वो बेहतर रहेगा अगर बिजनेस स्टडीज की, NCERT की हिंदी की पुस्तक को डाउनलोड करें और उसमें से भी पढ़ें। यदि यहाँ हम लोगों से कोई टर्म मिस हो जाती है तो आप वो उसमें ढूंढ सकते हैं। खैर इस क्लास में जब मैंने ये समस्या पढ़ी तो इस क्लास में मैंने हिंदी के टर्म्स भी साथ साथ लिख लिए हैं। माफ कीजिएगा, हिंदी टाइपिंग मेरी अच्छी नहीं है तो उन टर्म्स को मैंने इंग्लिश में ही लिख लिया।
उम्मीद है आप उनको समझ पाएंगे, और माफी के लिए गुस्ताखी माफ करिएगा मेरी। अगला प्रश्न आया है, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिजनेस एनवायरनमेंट को डायनेमिक क्यों कहते हैं? आप जानते हैं डायनेमिक क्यों कहते हैं? अरे क्या किसी को पता था कि जनवरी में ये हाल होगा हमारा? पेपर देते देते मार्च में ही क्या पता था कि कल से हमें घर बैठना पड़ेगा? ना, हम सब तो बहुत खुश थे, अब हम 12वीं में जाने वाले हैं। खैर आ ही गए हो आप, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो डायनेमिक का मतलब है बच्चों जो लगातार बदलता रहता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कभी रुकता नहीं है, स्थायी नहीं होता है, लगातार बदलता रहता है। हाँ, अब बच्चे कहते हैं नोट्स बना दें, है ना? तो खाना अगर पड़ोस वाली आंटी का पसंद आता है तो क्या रोज रोज उनका खाना खाने जाते हैं? नहीं ना, अपना नोट्स बनाते हैं, अपना काम करते हैं। यदि पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से खाते रहेंगे तो जिंदगी में आप तरक्की कैसे करेंगे? तो बच्चों एनसीईआरटी को खोलिए, उसकी एक एक लाइन में क्वेश्चन है। ये मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सीबीएसई, एनसीईआरटी सबके साथ ही काम करती हूँ, मुझे मालूम है किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी साथी मेरे साथ 15 लोग बैठे हैं, ये सभी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, पेपर्स बनाते हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकें भी लिखते हैं। तो इन्हीं में ही आंसर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं से ही नोट्स बनाइए। कभी भी किसी और के बने हुए नोट्स हमारे हिसाब से अनुकूल नहीं होते हैं। तो थोड़ी मेहनत और कर लो, है ना? क्लास खत्म हो जाएगी 2 बजे, 4 बजे बैठ के नोट्स बना लीजिए, 6 बजे तक काम हो जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम क्वेश्चन जो मेरे आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड भी है, व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट? तो लीगल वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कानूनी। सो लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस passed by government, administrative orders issued by government authorities, मतलब सरकार के द्वारा जो भी ऑर्डर्स या आदेश इशू किए जाते हैं या कोई कोर्ट की जजमेंट आती है, एज वेल एज डिसीजंस गिवन बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब सरकार के यहाँ से जो भी आदेश आता है उन सभी को कहते हैं लीगल एनवायरनमेंट। चलिए, अब बातें काफी हो गई हैं और हम अपने आज के टॉपिक के की तरफ चल पड़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. Rather, we'll talk about the effects of globalization, liberalization, privatization, and the newest change in Indian economy, demonetization. हाँ, है ना? इसको देख के कभी डर लगता है और कभी अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा हुआ जो ये डिमोनेटाइजेशन आया, ठीक है? इसका जो इफेक्ट है हम लॉन्ग टर्म देखेंगे। एकदम से तो हम भी घबरा गए थे कि अरे इतने सारे घर में 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, क्या करें इनका? खैर, पढ़ते हैं इसके बारे में। You will see that either these aspects occurred due to business and economic environment or vice versa. हाँ बच्चों, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे हमने नाम भी लिख दिए हैं। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन इज उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन इज निजीकरण। ये हिंदी के टर्म्स बताए जा रहे हैं, खास मेरे प्यारे हिंदी वाले बच्चों के लिए जो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, ठीक है? उनके साथ कुछ अनुचित नहीं होना चाहिए, इसीलिए हिंदी के टर्म्स भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, एंड डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी या विमुद्रीकरण। और इनको हम शॉर्ट में ले, इनके पहला पहला टर्म ले लें तो बन जाता है LPG-D। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चेंजेस, ओ यस चेंजेस, बहुत से बदलाव आए बच्चों फॉरेन पॉलिसीज में, इकोनॉमी में। इंडिया वाज नोन फॉर इट्स रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है बच्चों? लाल फीताशाही, अर्थात कोई भी काम करना हो तो कितनी जगह से उसकी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, है ना? और जब तक वो परमिशंस मिलती हैं, काम करने का टाइम ही खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। इंडिया इसके लिए मशहूर था, है ना? क्योंकि जितने सरकारी दफ्तर हैं या जितने भी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, उनमें भी हमने स्केलर चेन के बारे में भी पढ़ा है कि धीरे धीरे ही एक लोअर लेवल का अधिकारी ऊपर तक अपनी बात पहुंचाता है, फिर धीरे धीरे ही वो रिप्लाई आता है। कभी कभी जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो गैंग प्लैंक बना लेते हैं, लेकिन अक्सर रेड टेपिज्म ही चलता है इंडिया की संस्थाओं में। इसके अलावा बहुत कंफ्यूजिंग कस्टम ड्यूटी रूल्स, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस, कोटा,
rules like FERA मतलब FERA short form है Foreign Exchange Regulation Act, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं। फॉरेन ट्रेडर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में इन्वेस्ट करने का, इसी वजह से, क्योंकि काम ही नहीं होता था। It was badly to change as there was no more support from USSR. अरे कहीं से मॉनेटरी सपोर्ट भी नहीं आ रहा था, क्या करें? तो जो हमारे लीडर्स थे, द इकोनॉमी स्कॉलर्स लाइक सरदार मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, they were in favor of the desired changes. तो पढ़ते हैं क्या क्या चेंजेस आए। पहला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, लिबरलाइजेशन। क्या है ये, क्यों हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी पे। हाँ, चित्र अच्छा है ना। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक कबूतर दूसरे से पूछ रहा है, भाई लिबरलाइजेशन क्या है? तो दूसरा कबूतर बोलता है, अरे रिलैक्स हो जाओ, लेट गो करो, रिलीज कर दो, फ्री हो जाओ। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन यहाँ पे किस संदर्भ में यूज हुआ है? इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी को फ्री कर दो एंड इंडस्ट्री को फ्री कर दो। किससे फ्री कर दो? जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ्री कर दो। जितनी भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एबॉलिश कर दो। एबॉलिश मतलब हटा दो। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? स्केल का अर्थ है कि किस हद तक, मतलब 10,000 का बिजनेस करें, 10 लाख का बिजनेस करें, 10 करोड़ का बिजनेस करें, अरे जिसको जितना मन है उतना करो। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में इसको भी फ्रीडम मिल गई, छूट मिल गई। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज जो भी जहां पे भी मूवमेंट हो रही है उनकी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देना। रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, सब कुछ आसान कर देना। नतीजा क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देश में आएंगे। इसी को हम जो बातें अभी बताई हैं मेरे प्यारे हिंदी वाले बच्चों के लिए, हम हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बताते हैं। सो अनावश्यक बंधनों जैसे कोटा, लाइसेंस, मुश्किल कानूनों के तामझाम निवेश बच्चों, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वाज अ फॉल ऑफ सोशलिज्म अर्थात समाजवाद खत्म हो रहा था। पीपल इन कंट्रीज लाइक पोलैंड, जर्मनी, यूएसएसआर, पहले उसको यूएसएसआर कहते थे बच्चों, वर फेड अप विद रेड टेपिज्म। सभी परेशान थे, सभी ने रिवोल्ट किया। सो 1989 में देयर वाज अ फॉल ऑफ सोशलिज्म in India too. Then Prime Minister felt that changes in government policies are must. He introduced certain inevitable changes. बहुत से बदलाव उनको लगा कि इनको लाने की बहुत जरूरत है। Due to these factors, it became necessary to bring liberalization, privatization and globalization. किस लिए? भाई पैसा आए देश में, माली हालत काफी खराब हो गई थी। To attract attention of foreign investors and controlling the economy which was going into deficit. इस कारण से ये आवश्यक हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार घाटे की भरपाई के लिए उदारीकरण की नीति को अपनाए। सो लिबरलाइजेशन क्या हो रहा था? विड्रॉल हो रहे थे। किस कारण से हमने इसको शुरू करा? क्योंकि विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स बाय एनआरआईज। एनआरआईज कौन होते हैं बच्चों? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। मतलब इंडियन तो होते हैं, वो सिटीजनशिप इंडिया की होती है, लेकिन नॉन रेजिडेंट अर्थात इंडिया में रहते नहीं है। कुछ नंबर ऑफ डेज होते हैं जब ये इंडिया में रहें तो इनको एनआरआई का स्टेटस दिया जाता है। ये सभी लोग हमारे देश से अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर रहे थे। एनआरआईज को कहते हैं बच्चों प्रवासी भारतीयों। ठीक है, सो प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी जमा धन तेजी से वापस लिया जा रहा था। The country was at the verge of defaulting on international financial obligations, and the situation warranted immediate policy action to save the situation. बचाना बहुत जरूरी हो गया था। देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और शीघ्र ही कोई नीति में बदलाव चाहिए था। ठीक है, अब मेजर एलिमेंट्स क्या? द मेजर एलिमेंट्स ऑफ क्राइसिस to announce economic reforms. These were which led to very high deficit. बहुत high deficit हो गया। 6.6% of GDP
रह गया, हाई इंटरनल डेट रह गया, आंतरिक कर्ज का बढ़ना, बहुत कर्ज बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा लो जीएनपी ग्रोथ थी, जीएनपी ग्रोथ अच्छी नहीं थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, सोरिंग इन्फ्लेशन, लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, या जो एग्रीकल्चर था उससे भी पैसा नहीं आ रहा था, ठीक है, डीवैल्यूएशन इन द वैल्यू ऑफ रुपी, भारतीय रुपए की मुद्रा का अमूल्यन हो रहा था, कमी हो रही थी बाकी अगर कंट्री से कंपेयर करें तो अब क्या हुआ बच्चों, बैंकिंग सेक्टर में लिबरलाइजेशन से क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, ये थोड़ी सी अब राहत मिली है हमें इसको देखकर। डिपॉजिट्स बढ़े, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स हुआ, कंसंट्रेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, और सभी को ये बार चार्ट भी पढ़ने आते ही होंगे, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स आ रही थी बैंकिंग क्षेत्र में। और देखते हैं लिबरलाइजेशन के क्या क्या फायदे हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन हैड वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। कैसे हुए देखते हैं। इट ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द आईटी सेक्टर, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत रेवोल्यूशन आई। यहाँ बैठे बैठे कहीं पे भी किसी को भी मेल लिख दीजिए, कहीं से भी कोई भी कुछ भी खरीद लीजिए, झट झट कम्युनिकेशन बढ़ने लग गया। तो आईटी सेक्टर से कम्युनिकेशन बहुत शीघ्रतम बढ़ने लग गया, बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। Then it attracted NRIs to invest again in India. NRIs की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, NRIs मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस। It simplifies the strict and confusing laws like FERA. FERA हमने पहले भी जिक्र किया था, Foreign Exchange Regulation Act. इसको सिंप्लीफाई कर दिया और एक नया नाम उसको दिया जिसमें काफी सिंपल टर्म्स थी, FEMA। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो जितने भी लॉज थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया। इसके अलावा बच्चों लिबरलाइजेशन का क्या फायदा हुआ, जीडीपी बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई, मल्टीनेशनल्स टुक इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिशिंग देयर फर्म्स इन इंडिया। मल्टीनेशनल क्या होती हैं, किसी को मालूम है मल्टीनेशनल क्या होती हैं? क्या किसी मल्टीनेशनल का नाम आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मल्टीनेशनल्स कौन सी होती हैं? शाबाश, वेरी गुड। क्या होती है मल्टीनेशनल्स? हाँ, जहां जिनका हेड ऑफिस किसी एक देश में होता है और कार्य वो बहुत सारे देशों में करती हैं, उनको कहते हैं मल्टीनेशनल्स। इसके अलावा लिबरलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इट हेल्प टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो नतीजा बहुत ही पॉजिटिव रहे। हाँ, इसको बहुत प्यार से स्टडी करिए बच्चों। इसमें हम देख रहे हैं इस चित्र में कि मेकिंग द मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा हुआ। यहाँ बताया गया है कि कितने टाइम्स किसी स्टेट में जीडीपी मल्टीप्लाई हो गई सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किक्ड ऑफ। सो सबसे ज्यादा किस स्टेट में बढ़ गई, कितने टाइम्स बढ़ गई? हिमाचल, शाबाश, हिमाचल में बढ़ गई। मुझे दिख रहे हैं कुछ बच्चे लिख रहे हैं, हिमाचल में बढ़ गई। कितने टाइम्स बढ़ गई? 38.9 टाइम्स बढ़ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा किस में बढ़ी? हरियाणा में बढ़ी 26.6 टाइम्स, वेरी गुड। दिल्ली में बढ़ी, गुजरात में, गोवा में, बहुत सारी, कुछ हमने स्टेट्स के नाम लिए हैं, 10 स्टेट्स यहाँ पे ली हैं हमने, ठीक है। कुछ में बहुत ज्यादा टाइम्स फायदा बढ़ोतरी हुई, कुछ में कम हुई बढ़ोतरी, हर किसी में हुई। तो क्या क्या किस किस सेक्टर में फायदा हुआ भाई लिबरलाइजेशन का? फाइनेंशियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, फिस्कल सेक्टर में, हर जगह इन सभी क्षेत्रों में लिबरलाइजेशन के फायदे हुए। चलिए, अब आ गया बच्चों का काम। बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ कौन सा एनवायरनमेंट का हिस्सा है ये? शाबाश। Yes, yes, I want more participation. Yes, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आए हैं मेरे पास। एनवायरमेंट
का हिस्सा हैं, जिसको कहते हैं आर्थिक वातावरण। याद तो है ना सबको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन इनकम, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ रूपी, ये सभी आपको मुकेश सर ने पिछली क्लास में पढ़ाया था। याद आया? हाँ, शाबाश है बच्चों। बच्चों की पार्टिसिपेशन जरूरी है, पता चलता है बच्चों को क्लास में समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप सब जरूर बताते जाइए कितना क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। क्लास अच्छी लग रही है तो वो भी लिखिए, और दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की तो वो भी बताइए। दिक्कत या परेशानी को सॉल्व करना ही हमारा मकसद है। जी हाँ, तो प्रश्न है, लिबरलाइजेशन किस वजह से की गई? चलिए शाबाश, लिखिए इसका आंसर, फिल इन द ब्लैंक भरिए। हुई फॉल ऑफ, तो हमारे में भी ये सोचा गया कि भाई लिबरल होना। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, नाम नहीं लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बंधन छूट जाते हैं, तो बहुत को बालिका को क्यों छोड़ा जाए है। तो आगे चलते हैं। What did the NRIs started doing after fall of socialism in 1990 onwards in India? हाँ, NRIs याद आया, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। क्या करने लगे वो? शॉर्टकट में बताइए। चित्र भी देखिए कितना खूबसूरत बनाया। ये आशा मैडम है हमारे साथ में, आशा सेठ मैडम। सारी क्रिएटिविटी इनकी है, साथ सज्जा ज्योति मैम की है, सारा मटेरियल अरुण सर ने दिया है, फुलेरा सर ने बहुत हेल्प की है। किस किस का नाम ले? हाँ, सभी साथी ने मिलजुल कर ये सारा योगदान दिया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप आंसर बताइए। What did the NRIs started doing after fall of socialism in 1990 onwards in India? जी हाँ, आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ, विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स करने लगे। क्यों विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स करने लगे? क्योंकि उनको दिख रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी गिरती जा रही है, या पैसा तो बचा नहीं, जितने भी डिपॉजिट कर दिया की बात है। अब एक इन द ब्लैंक है, डैश इज एन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। शाबाश, बच्चों की बारी आ गई, आंसर करिए, वेरी गुड। एक चीज ध्यान रखिए, पूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का बस एक ही आंसर हो सकता है कुछ और भी आंसर दे दें आप, तो डोंट वरी कि many answers to the same question. Please write whatever you feel is correct. Very good. So हमने यहाँ पे चित्र में जो दिख रहा है उस चित्र के हिसाब से आपसे पूछा था। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, बहुत ही अहम है, और 21 के एग्जाम के लिए, सीबीएसई के 21 के एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है इसका? देखिए समझिए। चित्र हमने जो बनाया है उससे कौन सा एस्पेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ में आ रहा है, आपको वो लिखना था। टीचर आपको वहां एग्जाम में आके तो बताएंगी नहीं, है ना। आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट मैं लिखूं। तो इस तरह के प्रश्न इस बार सीबीएसई 21 में आने की उम्मीद है, जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैं रिपीट करती हूँ, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। एक हमने कहानी क्लास शुरू करते ही पढ़ी थी, धर्मवीर खम्बोज की, ठीक है। वो भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक में ये केस स्टडी दी हुई है। कुछ इस तरह के भी आ सकते हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जिसमें कुछ चित्र बना हुआ है और आपसे पूछा जाएगा किस तरह का कि क्या चीज है ये। डैश इज एन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सही उत्तर माना जाएगा क्योंकि चित्र के अनुसार ये सही है। ठीक है, घबराना नहीं, हम टीचर्स आपके साथ हैं और आपको हर तरह के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए, आई होप यू आर एंजॉयिंग, मजा आ रहा है। हाँ, यस, उठ के पानी पिया हो, ठीक है। फ्रेश हो जाइए, अगला टॉपिक शुरू होने वाला है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन।
क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा होगा, हमारे बिजनेस स्टडीज के बच्चों को सबसे ज्यादा होशियार माना जाता है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, और मुझे गर्व है अपने बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स पे। किस लिए? क्योंकि हम तो अखबार उठाते हैं, है ना, और हेडलाइन पढ़ते हैं और उसमें से ही क्वेश्चन बना लेते हैं, उसको लिंक करते हैं अपने बिजनेस स्टडीज के किसी टॉपिक से और क्वेश्चन बना देते हैं। तो हुए ना बिजनेस स्टडीज के बच्चे सबसे ज्यादा होशियार। क्या ऐसा कोई और विषय बना सकता है हर एक लाइन से, हर एक न्यूज से क्वेश्चन? ना, सिर्फ बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस बना सकते हैं, बिजनेस स्टडीज के ही बच्चे क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो ही न्यूज़पेपर को समझ सकते हैं जिस तरह और कोई नहीं समझ सकता। तो अपना एक लेफ्ट हैंड लेके अपने आप की पीठ थपथपाइए, शाबाश, काश मैं आपके पास होती तो आपकी पीठ थपथपाती। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, आई एम हैप्पी यू आर ऑल स्टडीइंग वेल, कीप इट अप। चलिए, प्राइवेटाइजेशन क्या है? So it was decided to give greater role to private sector in the nation building process and reduce the role of public sector. अर्थात पब्लिक सेक्टर का रोल, उसका जो कार्य है उसको कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को निवेश किया, प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया नेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, इसका भी कारण है। ठीक है, कारण हम आज समझेंगे। अब हम बिजनेस स्टडीज के होशियार स्टूडेंट्स हैं, हम समझेंगे कि ये क्यों किया गया, इसमें क्या सोच क्या थी सरकारों की। So government mobilized the public sector undertakings by disinvesting the government sector. ये शब्द को समझते हैं बच्चों, disinvesting। disinvesting क्या है? ये है इन्वेस्टिंग का उल्टा। अरुण सर ने अपनी अकाउंटेंसी की क्लास में बार बार आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स होती हैं पैसा लगाना, लागत करना। और डिसइन्वेस्ट क्या होता है? बिल्कुल उल्टा करना। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने जो शेयर्स थे वो बेचने शुरू कर दिए। अरे भाई, किसको बेचने शुरू कर दिए? पब्लिक सेक्टर को। किस लिए? ताकि पैसा आए, पब्लिक सेक्टर का रोल उसमें हो जाए और वो भी कुछ संभाल लें सिचुएशन को। तो अच्छी चीज हुई। ठीक है, privatization resulted in increasing efficiency and performance of government undertakings, reducing budgetary deficits and better utilization of resources. तो डेफिसिट क्या होता है ये भी बच्चों हमको मालूम है ना, कॉमर्स के बहुत होनहार होनहार स्टूडेंट्स हैं। डेफिसिट मतलब कमी जब आ जाती है ना। इसका विपरीत हमने पढ़ा हुआ है सरप्लस। तो यहाँ सरप्लस की बात नहीं हो रही है, यहाँ डेफिसिट की बात हो रही है। कमियां जो आ रही थी, बजटरी डेफिसिट्स, उनको रिड्यूस करना चाहती थी सरकार, एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हिंदी में, हिंदी वाले प्यारे बच्चों के लिए भी हमने यहाँ लिखा है। माफी मैंने पहले ही मांग ली थी बच्चों कि हिंदी में लिखना मेरे लिए थोड़ा कठिन था, तो इंग्लिश के शब्द अक्षर यूज किए हैं, लेकिन आप समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी की हमारी अच्छी किताब तो है ही, उससे जरूर आज ही जाकर पढ़ेंगे। ये आपका मेरा आज का वादा रहा। निजीकरण ने सरकारी कंपनियां जैसे एयर इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंकिंग, इन सभी में एक भूचाल ला दिया। ठीक है, ये प्रतियोगिता उन्हें मजबूर कर गई कि वे अपनी क्षमता बढ़ाएं। प्रतियोगिता हो गई ना, कंपटीशन हो गया। जैसे जब हम स्कूल में खेल रहे होते हैं खो खो या क्रिकेट, तो हम बहुत लापरवाही से खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा कोई मैच होता है किसी अन्य स्कूल से, तो हम बिल्कुल तैनात हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत से और बहुत बढ़िया तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। यही हुआ हमारी कंपनीज के साथ। जब वहां पे फॉरेन कंपनीज आने लगी या प्राइवेटाइजेशन होने लगी, तो हमारी जो सरकारी कंपनी या पीएसयूज थे वो भी चौकन्ना हो गए। ठीक है, यही नहीं, निजी कंपनी को आगे बढ़ने, कमाने व रोजगार करने के मौके मिले। New industrial policy in 1991 demanded the policy of planned disinvestment by the government and public in order to promote। बहुत बड़ा सेंटेंस ज्योत्सना मैडम ने। चलो मैडम समझाओ अब। ठीक है, समझाते हैं, चिंता मत। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में। उसमें ये डिमांड की गई कि डिसइन्वेस्टमेंट करो, लेकिन प्लान्ड तरीके से, मतलब धीरे धीरे। आज इस सेक्टर में, कल दूसरे सेक्टर में, आज 20%, कल 5%,
इस तरह से, मतलब धीरे धीरे प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट्स की गई। ठीक है, किसने करी? बाय द गवर्नमेंट। कहाँ पे करी? इन द पब्लिक सेक्टर। किस लिए करी? ताकि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए। ठीक है, 1991 में सरकार ने सरकारी उपक्रमों में अनिवेश की नीति जानबूझकर अपनाई। ठीक है, ड्यू टू रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी द पब्लिक सेक्टर वर गोइंग इन डेफिसिट, घाटे में जा रही थी। ठीक है, नो कंपटीशन, जब कंपटीशन ही नहीं है, जैसे अभी उदाहरण दिया ना भाई, स्कूल में बैठे क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, थोड़ी सी गेंदें फेंकी, थोड़े से बैट घुमाए और उसके बाद बैठ गए आराम से। हाँ, पसीने आ रहे हैं, थक गए, पानी पीने चले गए, खाना खाने बैठ गए, सब भूल गए कि भाई मैच चल रहा है। कंपटीशन नहीं होता तो सब केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, है ना? होता है ना ऐसा, एग्जाम नहीं आते हैं तब तक पढ़ते नहीं है। तो यही यहाँ पे भी हो रहा था, जब तक कोई कंपटीशन नहीं था तब तक सभी लापरवाह हो रहे थे। लाल फीताशाही और नौकरशाही ने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत लापरवाही व अराजकता फैल रही थी। In order to control their monopoly and autocracy, it was needed to promote the private sector. ये जरूरी था कि भाई कोई आके इनको ठीक करे, इनको सुधारे। किस लिए? ताकि माली हालत बढ़ जाए, डेफिसिट्स कम हो जाएं। आई होप समझ में आ रहा है, शाबाश। इसलिए जरूरी हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार एवं आधिपत्य तोड़ा जाए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इससे घाटे का बजट सुधरने और राष्ट्रीय स्रोतों का उपयोग करने का भी अवसर मिला। अब क्या हुआ बच्चों कि जो राष्ट्रीय हमारे स्रोत थे या बजट थे वो सुधरने लगे। बहुत खूबसूरत चित्र है आशा मैडम, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग दीज पिक्चर्स, दे एक्चुअली डिपिक्ट वेरी वेल। इसमें हम देख सकते हैं बच्चों, एयर इंडिया में भी सुधार आ गया प्राइवेटाइजेशन से। ये ग्राफ देख रहे हैं आप चित्र में, शाबाश, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हमारे जो जितने भी माल था, पैसा था, वो बढ़ता जा रहा था, डेफिसिट्स कम होते जा रहे थे। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या किसी ने कोई जोर जबरदस्ती करी क्या? जोर जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, वो भी हमारा हित ही चाहते थे, मतलब देश का हित ही चाहते थे। कौन कौन? WTO, वर्ल्ड बैंक, UNO, इन सब का प्रेशर पड़ रहा था। क्यों प्रेशर पड़ रहा था? क्योंकि उनसे हम उधार लेते थे, जब डेफिसिट हो जाते थे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, UNO ये सब मदद करते थे डेवलपिंग कंट्रीज की। ठीक है, तो उन्होंने प्रेशर डाला कि आप प्राइवेट कंपनीज को क्यों नहीं लाते हैं। So we started doing that. India started doing that. Okay. India was continuously going indebted and we needed more support, more employment opportunities. बेरोजगारी को भी तो खत्म करना था, न्यू मैनेजमेंट चाहिए थी, न्यू मार्केट्स चाहिए थी, फॉरेन करेंसी चाहिए थी। जब भी फॉरेन करेंसी आती है तो ये बेहतर ही होता है हमारे देश के लिए, GDP भी बढ़ जाता है हमारा। इट ऑल रिजल्टेड इनटू प्राइवेटाइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारे कारण हुए कि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया। चलिए एक बार मेरे प्यारे हिंदी वाले बच्चों के लिए, भारत पर विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संगठन आदि का दबाव भी था, क्योंकि लगातार घाटे में जाती अर्थव्यवस्था एवं विदेशी कर्ज चुकाने की मजबूरी भारत को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। या तो हम जिद पर अड़े रहते, नहीं भाई हम नहीं करेंगे, या फिर बदलती जरूरतों के अनुसार अपनी व्यापार नीति को बदलें। तो अच्छा हुआ ना बच्चों, हमने बदल ली। चलिए अब आ गया बच्चों का काम। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए, फिल इन द ब्लैंक है ये एक बहुत प्यारा सा। द गवर्नमेंट डिसाइडेड इंटेंशनली टू डैश in the public sector in order to make them dash. Yes, I want to see the chat box full. More and more replies. Great going, students. Yes, yes, more and more answers. Good, good. The more you participate, the better a teacher feels. Yes.
most answers correct. So the government decided intentionally to disinvest in the public sector in order to make them competitive. कॉम्पिटिटिव होना जरूरी था, उनको उनमें कंपटीशन की भावना लानी बहुत जरूरी थी। अच्छा किया ना सरकार ने। यस, वेरी गुड। आप भी किसी दिन आईएएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो भी नीति सबसे बेहतरीन होगी उसी को ही अपनाइएगा, ठीक है। यस, माय बेस्ट विशेस विद यू। अच्छा, अब बताइए बच्चों, किसने प्रेशर डाला सरकार पे प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट करने के लिए? किसने कहा कि प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट करो? कुछ नाम हमने लिए थे, याद है आपको? शाबाश, जल्दी से लिख के बताइए चैट बॉक्स में। एक नाम याद है, 2 नाम याद है, 3 नाम याद है, जितने भी याद हैं। वेरी गुड, मुझे चैट बॉक्स फुल चाहिए, कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा। वेरी गुड, भरते जाइए। यस यस, ग्रेट गोइंग, वंडरफुल। तो बच्चों, प्रेशर डाला, 3 नाम हमने यहाँ लिए थे, वही नाम मैं यहाँ लिखती हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ। बेहतरीन, बढ़िया, शाबाश, पैट योरसेल्फ। हम आपके साथ बैठे होते तो अब आपको थपथपाते, शाबाशी देते, तो आप खुद बैठे अपने आप को थपथपाइए, शाबाशी दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, अब हमारी बच्चों की समस्याएं क्योंकि बार बार आती हैं, बार बार बच्चे दिक्कत कर बताते हैं अपनी, तो एक बार फिर एक रिमाइंडर आपको देना चाहूंगी प्यारे बच्चों, कि जिनको यदि स्क्रीन दिख नहीं रही है, उनको लग रहा है स्क्रीन स्पष्ट नहीं है, बच्चों रिफ्रेश करिए अपनी स्क्रीन को। विश्वास करिए, मेरे साथ भी यही होता है। जब मैं YouTube पे बैठी देख रही होती हूँ ज्योति मैडम का, अरुण सर का, आशा मैडम का, किसी और का लेक्चर देख रही होती हूँ, मुकेश सर का या महेश सर का, तो अचानक से ब्लर हो जाती है, अचानक से रुक जाती है। फिर मैं इनसे पूछती हूँ कि अरे भाई, स्क्रीन चल रही है, नहीं चल रही है? बोले हाँ जी हाँ जी। तो मैं लॉग आउट करती हूँ और मैं दोबारा से लॉग इन करती हूँ, ठीक है। मुझे तो वही तरीका आता है, या अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करिए, सब कुछ दिखने लग जाएगा, ठीक है। और हमको कहाँ लॉगिन करना है? हमें अपने एस्पिरेशंस अकाउंट में लॉगिन करना है। वेबसाइट बच्चों यहाँ पे दी गई है, www.aspirations.ai। शाबाश, नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं, दिल्ली सरकार ये चाहती है, हम सब एजुकेशनिस्ट चाहते हैं कि किसी बच्चे की पढ़ाई हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वायरस मार डाला है। क्या शुरू में भी था, दस्त हो गया है। वूका इंडेक्स मतलब वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी बहुत बढ़ चुकी है ना। तो हमें दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, ये माध्यम बहुत बेहतरीन है जिससे कि हम आपको पढ़ा पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, दिख नहीं रहा है, स्क्रीन को रिफ्रेश करिए, एस्पिरेशंस अकाउंट में लॉगिन करिए। फिर भी कोई समस्या आती है, ईमेल मैंने शेयर किया था, ईमेल में भेजिए। जो भी समस्या है ईमेल में खत की तरह ही जाती है। और अभी तो हमने पढ़ ही लिया कि आईटी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा फॉरवर्ड हो गई है, तरक्की कर चुकी है। इधर से लिखेंगे और तो उधर से तुरंत जवाब आ जाता है, मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ है। चलिए, तो ये है बच्चों, सॉरी फॉर द ब्रेक। मेरा नेटवर्क इश्यूज हर जगह होते हैं, कोई बात नहीं। आई एम बैक, आई डोंट वांट टू लीव यू टुडे। आज तो मेरा दिन है आपके साथ, तो मैं चाहूंगी कि मैं बनी रहूं कम से कम 2 बजे तक, पूरी तैनात हूं मैं, ठीक है। तो अपना वीकली टाइम टेबल भी देख लीजिए बच्चों, रोज इस क्लास में जो भी आपका विषय है जरूर लॉग इन करिए। हम शायद 100% नहीं दे पा रहे, तो 90%, 80% की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड लगातार धीरे धीरे हम भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और एक बार चाहूंगी, जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, अरुण सर, आशा मैडम, ज्योति मैडम, शंकर फुलेरा सर, मुकेश सर, महेश सर, पुनीत सर, अनीता करदम, अनुराधा बोस, तरुण मित्तल सर, शिवम सर, पता नहीं बहुत सारे साथी हैं। मुझे पता है आप सब हमारे साथ यहाँ हैं
और सभी बच्चों के सपोर्ट के लिए हैं। अगर मुझसे कुछ कमी रह जाएगी तो उसको आप सब सब्सटैंशिएट कर देंगे, पूरा कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे, ग्लोबलाइजेशन। सुना तो होगा ना नाम, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? मतलब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है। आईटी इंडस्ट्री में बूम आ चुकी है। ईमेल्स हैज ब्रॉट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वेरी क्लोज। पूरे विश्व में कहीं पे भी किसी भी समय ईमेल डालें तुरंत पहुंच जाती है। बहुत से बच्चों ने इसको अनुभव भी किया होगा, है ना, कि ईमेल तुरंत लिखिए तुरंत रिप्लाई आ जाता है। अब पढ़ते हैं क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं, क्या फायदा हुआ हमें ग्लोबलाइजेशन का। तो एक बार मैं अपने नजरिए से आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चों। पल भर के लिए आंख बंद करिए। अरे करिए तो, अरे कहना तो मानिए, फिर खुलवा देंगे। जी हाँ, तो आंख बंद करिए और ये इमेजिन करिए कि जो आपने छठी सातवीं में विश्व का मैप देखा था ना, उसमें लाइंस डली हुई थी, इंडिया का मैप दिख रहा होगा आपको। बंद आंखों से देखना है, ध्यान करिएगा, ठीक है? तो आपको इंडिया दिख रहा है, कहीं अमेरिका दिख रहा है, कहीं ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। हाँ, अब ये स्विच करते ही सारी की सारी लाइंस मिट गई, पूरा विश्व एक हो गया। शाबाश, ये है ग्लोबलाइजेशन। आंखें खोल लीजिए वापस। मजा आया? हाँ, थोड़ा रेस्ट भी मिल गया ना स्क्रीन से। अक्सर बच्चे कहते हैं अरे दिख नहीं रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है स्क्रीन पे देख देख के। कोई बात नहीं, ये सब हमारे हाथ में है बच्चों। आंखों को बीच बीच में रेस्ट किया करो, थोड़ा सा पल भर के लिए बाहर देख लिया करो, आसमान की तरफ देख लिया करो। आसमान बहुत ही साफ है आजकल। चलिए ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको अपने तरीके से समझाया कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब, कि कोई बाउंड्रीज नहीं रही, ठीक है? द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड न्यू डायमेंशंस इन बिजनेस। इट मेड कम्युनिकेशन easy and brought quick decisions. It also widened the scope of business and hence utilization of natural and human resources. समझ में आया? आई होप कुछ कुछ समझ में आया होगा कि नई ही डायमेंशन बन गई, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया, फटाफट डिसीजन होने लग गए, बहुत ही वाइडन हो गया स्कोप। यहाँ बैठे कहीं पे भी अपना सामान को बेचना शुरू कर दिया और जितने भी नेचुरल या ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनकी फुल यूटिलाइजेशन होने लग गई, ठीक है? अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? इसने किया इंटीग्रेशन, यूनाइट करा। जैसे अभी हमने क्या देखा था, हमने आंखें बंद करके देखा था कि पूरा विश्व एक हो गया। सो देयर वाज इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, मैनेजमेंट एंड कंपनीज वर्ल्ड वाइड। Some people consider globalization as an expansion of capitalism. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंशन है कैपिटलिज्म का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ग्लोबलाइजेशन और थोड़ा सीखते हैं। It grew because of increasing communication and transportation technology. I'll repeat. It grew because of increasing communication. Communication बढ़ गया, transportation technologies बढ़ गई, बहुत साधन हो गए कहीं पे भी पहुंचने के, ठीक है? communication के बहुत से साधन बढ़ गए। हाँ, इससे मुझे एक और कहानी याद आ गई। भाई ज्योत्सना मैडम आई हैं, कहानियां तो सुनाएंगी। तो बच्चों जब मैं 5-6 साल की थी ना, तो मेरे कोई दूर के अंकल कहीं विदेश में रहते थे। तो उनसे जब भी बात करनी होती थी ना, तो मेरी माताजी, हमारे घर फोन तो फॉर्चुनेटली होता था, इतनी भी बूढ़ी नहीं हूं मैं, तो कॉल बुक करती थी, ठीक है, अंकल जी से बात करने के लिए। और कोई 3 दिन के बाद ट्री 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 जैसी एक रिंगटोन आती थी और तब मम्मी भाग के पहुंची थी, अरे फोन लग गया मामा जी का, फोन लग गया मामा जी का। तो कम्युनिकेशन उन दिनों में, किन दिनों में, जिस जमाने में मैं आपके जितनी थी और आपसे भी छोटी थी, हाँ, कम्युनिकेशन बहुत ही बेकार था। अभी कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन हो गया है। इधर से कॉल लगाओ, फटाफट किसी भी देश में तुरंत कॉल लग जाती है, खर्चा भी नहीं होता। आप सब तो मुझसे ज्यादा जानते हो टेक्नोलॉजी को। व्हाट्सएप कॉल करिए और कितनी अन्य कॉल्स आ गई हैं, जूम कॉल करिए, कितने ही लोगों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? सो यहाँ आते हैं वापस टॉपिक पे। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन द ईयर 2000 आइडेंटिफाइड 4 बेसिक एस्पेक्ट्स। कौन से 4 एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने? ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस,
capital and investment movements, migration and movement of people, dissemination of knowledge. ये 4 aspects उन्होंने identify करे, ठीक है? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के साथ बच्चों हर चीज के साथ कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव तो होता ही होता है, ठीक है? तो यहाँ भी हुआ, क्या क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, क्रॉस बाउंड्री वाटर एंड एयर पोल्यूशन अर्थात जल और वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओवर फिशिंग ऑफ ओशंस हो गई, ये सारे कुछ नुकसान भी हुए ग्लोबलाइजेशन के, जैसे हर समय होता ही है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हर चीज का होता ही है। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ और विस्तार में पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन अर्थात आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 3 भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। वाह, कितना सुंदर चित्रण है, क्या समझ में आया? मैं आपका निष्कर्ष चाहती हूँ कि इसमें आपको क्या दिख रहा है इस चित्र में। फटाफट सारे बच्चे उंगलियां चलाइए और चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या दिख रहा है ग्लोबलाइजेशन में। बहुत बढ़िया, हाँ, वेरी गुड। क्या दिख रहा है? कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन होने लग गई, ट्रेड, आउटसोर्सिंग, ब्रांड्स, बहुत से नाम ऐसे होंगे जो आपने 11वीं क्लास के बहुत से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं इसमें। एक्सप्लॉयटेशन, ग्रोथ, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट, मोनोपोली पावर, कैपिटलिज्म, कल्चर, फ्री ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, श्रिंकिंग वर्ल्ड, टेररिज्म, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी कुछ एसोसिएट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है? वेरी गुड, आई लव योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स, पैट योर बैक्स। चलिए, अब एक प्रश्न बच्चों के लिए। ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट डैश ऑफ नॉलेज, क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से? जल्दी बताइए, शाबाश। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम नहीं लूंगी लेकिन बहुत से आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ज्यादातर आंसर्स ठीक आ रहे हैं, शाबाश। एक एक्सप्लोजन हो गया, खुली हो गया ना, खुली छूट हो गई, कहीं से भी कुछ भी नॉलेज आने लग गई। सो ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेटेड पीपल एंड डैश, वेरी गुड। अब बच्चों की बारी, भरो भाई, फिल इन द ब्लैंक, शाबाश। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, सब बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, कीप इट अप, great going, yes. So globalization integrated people and companies, और भी आंसर हो सकते हैं इसके, बहुत से आंसर्स हो सकते हैं, कभी भी एक आंसर नहीं होता, बहुत कुछ इंटीग्रेट कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों, फिल इन द ब्लैंक है अगेन, सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा, बिल्कुल चैट बॉक्स को भर देना है, सारे बच्चों की उंगलियां चलनी चाहिए। वेल डन। Globalization is also considered as an expansion of dash. Yes, yes. Great going. हाँ, हम कैपिटलिज्म का ही एक्सपेंशन कह सकते हैं इसको। सो ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, वेरी गुड। Yes, so now tell me, dear students, how has IT sector helped in globalization? बताइए, जो भी आंसर आपको याद है, समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए। हाउ हैज IT सेक्टर हेल्प्ड इन ग्लोबलाइजेशन? शाबाश, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया, अभी मैंने जिक्र किया था, जल्दी से मेल लिख देते हैं यहाँ वहां और फटाफट जवाब आ जाते हैं। सो IT सेक्टर हैज हेल्प्ड इन ग्लोबलाइजेशन। IT सेक्टर ने कैसे हेल्प किया? कम्युनिकेशन के द्वारा, शाबाश। चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक,
हाँ, किसी के यहाँ पे कहीं को तो दर्द हो रहा होगा कि क्या याद दिला दिया मैडम आज तो आपने। जी हाँ, टॉपिक है हमारा, हमें समझना है, हम बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जानते हैं, हाँ लिखिए, शाबाश, अपने चैट बॉक्स में लिखिए किसको मालूम है डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण, क्या अर्थ है इसका कि किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, जिससे वह किसी भी काम के नहीं रहते हैं। क्योंकि बंद कर दिया उन नोटों को तो किस काम के रहे वो, कोई काम नहीं आएंगे वो आगे। ना ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, ना ही कुछ खरीदा जा सकता है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रचलित पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्राएं लाई जाती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में बच्चों। ये तो हाल ही में हुआ है क्या? बस किसी बच्चे को याद है कब हुआ ये डीमोनेटाइजेशन? अभी तो देखा था, अरे भूल गए। हाँ, वो दिन कौन भूल सकता है। हाँ शाबाश, 8 नवंबर 2016 और शायद रात के 8 बजे। हाँ मित्रों याद है ना? हाँ जी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016 with profound implications for the Indian economy. Two largest denomination notes, rupees 500 and rupees हाँ जी बच्चों, जैसा कि आपको अभी मैडम बता रही थी, जब तक मैडम आती हैं ज्वाइन करती हैं, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम शायद उनकी आवाज़ चली गई है। तो हम देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में मैडम बता रही थी, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रही थी आपको कि जो विमुद्रीकरण है, नोटबंदी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी अनाउंसमेंट 8 नवंबर 2016 को की। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उन सब के बावजूद जो है ये कार्य किया गया। और दो जो सबसे बड़ी डिनोमिनेशंस थी, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स की थी, तो उनको उसी दिन विद इमीडिएट इफेक्ट जो है थोड़ा सा टाइम दिया बदलने के लिए, अदरवाइज उनको विद इमीडिएट इफेक्ट बंद कर दिया गया। एंड सीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पसेस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स, सिर्फ जरूरत के काम के लिए उसको दिया जाना था, अदरवाइज उन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया। हमने ये सब देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हमने इसका जो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन हुई है उन सबको महसूस किया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो रहा। और इससे क्या हुआ कि जो 86% जो मनी थी सर्कुलेशन में वो इनवैलिड हो गई, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये वाले बड़े नोट थे। तो इस तरह से हम जो है इसको देख सकते हैं।
I'll share the screen. Wait for a minute. ज्योत्सना मैम, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, इसलिए शायद नहीं हो पा रही स्क्रीन शेयर। आप आ गए हैं अगर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करें क्या? ज्योत्सना मैम की आवाज अभी तक नहीं आ रही है? हाँ, आप करो उनको, फिर उन्होंने स्क्रीन शेयर बंद नहीं किया ना। आप देखो आपकी हो रही है स्क्रीन शेयर, तो आप नहीं, यदि उनका शो हो जाता है तो फिर मेरी बंद हो जाएगी सर। तो आप ट्राई करके देखो। मैं ट्राई कर रही हूँ सर। नहीं सर, उनको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं होगी।
ज्योति मैम आपका दो स्क्रीन शेयर। ओके सर। नहीं हो रहा सर। हो गया, आप उसी स्लाइड पे चले जाओ। हो गया शेयर तो आपका? मुझे शो नहीं हो रहा। नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। डाउट्स, 5th डाउट पे हो नहीं, आप। नहीं, अब गया। डाउट। ओके। जी, यहीं पर थे हम। तो आते हैं बेटा आगे। डीमोनेटाइजेशन, जैसा कि मैम ने बताया आपको कि डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड। सर वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ क्लियर है, आप बोलते रहो। जी, तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा कि डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर एज नाउ ड्यू टू डिजिटलाइजेशन टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। कहते हैं कि जो नोटबंदी थी उसको एक तरह से देखा गया कि टैक्स का जो प्रभाव है, जो प्रशासन है, उसको किस तरीके से देखा जाएगा और जो टैक्स है उसको डिजिटलाइज किया जाए। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनको जो है मेन उसमें लाया जाए और टैक्स की जो चोरी है वो ना हो। तो जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो सरकार ने इस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से ये किया कि अब उसको सहन नहीं किया जाएगा। सभी को जो काम है अपना वो डिजिटलाइज करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे काम में, और जिसका जो टैक्स बनता है वो दे। तो जो काम करने की पद्धति है, कार्य करने की जो शैली थी वो भी पूरी तरह से डीमोनेटाइजेशन के बाद प्रभाव में आई और वो बदल दी गई। जो डीमोनेटाइजेशन है इससे also led to tax administration channelizing savings into the formal financial system। जो डीमोनेटाइजेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ा बेटा कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो मतलब थे माध्यम थे, उससे क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल सिस्टम था पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है जिसमें कि लोग जिनके ऊपर इनकम जनरेट होती है, इनकम वो अर्न करते हैं और इनकम अर्न करने के बाद उस पर जो टैक्स बनता है वो सरकार के पास जाता है। तो ये एक पूरा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी जो भी अपनी इनकम अर्न करते हैं, हम अपना जो टैक्स है वो सरकार को देते हैं। सरकार टैक्स के माध्यम से अपनी जो इनकम है उसको इकट्ठा करती है और फिर वो अलग अलग पॉलिसीज में लगाती है। तो ये सिस्टम आपको पहले से पता भी होगा शायद। तो इससे क्या हुआ कि जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है इसको प्रॉपर तरीके से जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया गया डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से। इट इनिशिएटेड लेस कैश इकोनॉमी एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। कि मतलब इससे क्या हुआ कि लोगों पैसे हाथ में लेकर के इधर जाना करना, तो उस सब का जो मेथड था वो सुधार हुआ और लोगों को कैश अब कैरी करने की जरूरत नहीं थी। आपको याद भी होगा कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों को कैश के कारण बड़ी समस्या आ रही थी। तो एक कॉमन ऐप है जो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है ना? तो अभी आजकल भी न्यूज़पेपर में आप चल रहे होंगे तो उसकी बात आज भी की जा रही है कि उस समय जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब पेटीएम ऐप बहुत पॉपुलर हो गया था। और आज के डेट में देखें कोविड-19 के माध्यम से देखें तो इस समय पर हमारा जो एक ऐप पॉपुलर हुआ, ज़ूम ऐप पॉपुलर हो गया, जिसकी डिस्कशन जो है वो की गई। तो बात ये है कि ये डिजिटलाइजेशन के जो टॉपिक ऑफ डिबेट्स, टॉपिक ऑफ डिस्कशंस बहुत ज्यादा हुए, ये हमें डीमोनेटाइजेशन की देन है, क्योंकि लोगों को अपने हाथ में पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है। कैशलेस इकोनॉमी का जो संचालन है वो उस समय हुआ और उसकी जरूरत महसूस हुई। और आज आप देखते हैं कि लोगों के जेब में पैसे नहीं हो, बावजूद इसके वो अपना जो काम है वो कर आते हैं। उनके पास प्लास्टिक करेंसी है, उनके पास बहुत सारे एप्स हैं जो अपने वो मोबाइल में रखते हैं और उससे के माध्यम से जो है अपना पैसे का जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको करते हैं। और इससे क्या हुआ, एक फायदा और हुआ, इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस।
क्या होता था कि टैक्स हमारा ज्यादा कट गया, कम कट गया। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक हो गया, तो अब क्या हुआ कि किसी का पैसा कम भी रह गया टैक्स में तो वो बाद में जमा करा सकता था, और यदि टैक्स ज्यादा चला गया तो भी वो उसकी सेटलमेंट हो जाती है। जो भी कम ज्यादा है उसका जो सेटलमेंट है वो जो है कैशलेस इकोनॉमी होने की वजह से बहुत ही आसान हो गया। अगली स्लाइड पर चलते हैं तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम और बात करेंगे कि जो डिमोनेटाइजेशन है इट इंक्रीज द यूजेस ऑफ एप्स एंड सेल फोन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। और इन सब का क्या हुआ कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस, बिजनेस के ऊपर भी जो भी सरकार इस समय पर पॉलिसीज बना रही थी उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस करने पड़े। और क्या हुआ इससे, कंपटीशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो ये भी हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, थ्रेट्स होते हैं, और जो लोग अवसरों को जो है भुना जाते हैं, जो आपकी अवसर को पा करके और उसका फायदा उठा जाते हैं, वो जीत जाते हैं। जब आपको मुकेश सर ने पढ़ाया तो उन्होंने आपको सैमसंग और नोकिया का एग्जाम्पल दिया कि जो सैमसंग था उसने जो है पहले से देख लिया कि आईटी सेक्टर में बेसिक फोन की डिमांड नहीं रहेगी, अब स्मार्टफोन्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। चाहे नोकिया अच्छी बैटरी दे दे, लेकिन बावजूद इसके जो स्मार्टफोन है लोग वो खरीदेंगे। तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज को देखना था। तो जब डीमोनेटाइजेशन आया और सब डिजिटलाइजेशन की और कैशलेस इकोनॉमी की बात करने लगे तो कंपटीशन बढ़ गया बिजनेस में। जो फील्ड्स ऐसी थी जहाँ पर भी टेलीकम्युनिकेशन का काम था या एयरलाइंस का काम था, बैंकिंग का काम था, इंश्योरेंस के जो सेक्टर्स थे, ये सब में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। they were earlier in the public sector, now come to the they were earlier in the public sector, now come to the private sector। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्रीज हो गई, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उससे लोग इक्विप नहीं थे, और नए सिस्टम को फॉलो करने में जो प्राइवेट सेक्टर था वो शायद ज्यादा पॉपुलर रहा होगा। अगला पॉइंट है कि मोर डिमांडिंग कस्टमर्स एज इंक्रीज्ड कंपटीशन गेव वाइडर चॉइस टू द कस्टमर। ये हमेशा ही फायदा होता है जब दो बंदरों की लड़ाई होती है ना, तो कहते हैं दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हमेशा फायदा उठाता है। तो ऐसे ही होता है कि जब कस्टमर्स को दिख रहा है कि उनको सामान सप्लाई करने वाला एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस, वो आपस में कितना ज्यादा कंपटीशन है, बेहतर से बेहतर सर्विस वो कस्टमर को देने के लिए तैयार है, तो जो कस्टमर्स है वो हमेशा उसका फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा वैरायटी जब मिलती है तो वो चयन करते हैं अपनी मांग के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से, कि जो सबसे सस्ती चीज सबसे कम पैसों में मिल रही होती है वो उसको खरीदते हैं। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जो कस्टमर्स की डिमांड थी वो बढ़ गई, क्योंकि सब लोग ये देख रहे थे कि कस्टमर को क्या बनाना है, तो उसकी जो चॉइस है उसको पहचान करके फिर चीजों को बनाए। तो डिमोनेटाइजेशन का ये भी इफेक्ट आया बेटा। इसके बाद जो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था उसमें क्या हुआ कि न्यू इनोवेशंस आ गई, एंड दैट ब्रॉट मोर एंड मोर डिजाइंस एंड डिमांड्स। तो जब हम, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से डिजिटलाइजेशन भी बेटा साथ साथ जुड़ गया है, तो हम इस चीज को देख सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो अपने आप में एक चीज नहीं लेकर आया। सिर्फ नोटबंदी ही नहीं हुई, डिमोनेटाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि लोगों का लाइफ स्टाइल भी जो है वो चेंज हुआ। तो कैश लाइट इकोनॉमी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इससे मतलब जो कुल मिलाकर के हम अगली स्लाइड देखते हैं, देख लेते हैं एक बार दोबारा से, कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो कम हो रहा है। और एलपीजी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद एलपीजी क्या हुई, जो हमने अभी पढ़ा, एल फॉर लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण कहेंगे, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन जिसमें निजीकरण कहेंगे, या जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। और जब लिबरलाइज हो गया, सुविधाओं में सरकार ने अपनी ढील बरतनी शुरू कर दी, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो एरियाज में पहले काम सरकार करती थी अब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इन सब के उदाहरण देखे तो हमें अपने आसपास से मिल जाएंगे। जैसे बिजली कौन दे रहा है? बिजली हमारे घर में पहले कहाँ से आती थी? दिल्ली विद्युत बोर्ड से आती थी, लेकिन आज कौन दे रहा है?
आप देख सकते हैं अपने आसपास के उदाहरण कि जो गवर्नमेंट के एरियाज थे वहां पर प्राइवेटाइजेशन हो चुका था, और ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि आपको बार बार उदाहरण दिया मैडम ने भी, आपको आंखें बंद करके विश्व का नक्शा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि पूरा संसार एक है, बस बीच में से बाउंड्री हट गई है ना। तो एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट डीमोनेटाइजेशन, इन सब का यदि हम रिव्यू देखें तो ये जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो उस समय पर लाई गई, they were a success of the managerial skills of the government. जो सरकार है उसकी जो प्रबंधन कौशल है, प्रबंध कौशल उस समय पर जो है उसको एक बहुत ही बढ़ावा मिला, एक बहुत बड़ी सफलता मिली। क्यों? क्योंकि जब नए आयाम आ गए, न्यू डायमेंशंस आ गई और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो आप ये देख सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अपने आप का दायरा उसने समेट लिया, और जो है बहुत सारे ऐसे एरियाज आ गए जहां पर कोई भी आकर के जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपना काम कर सकते थे। नाउ कुछ हम थोड़ा सा टॉपिक ये रिवाइज करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ज्योत्सना मैडम पढ़ा रही थी वो बहुत अच्छा आपको करा रही थी ये टॉपिक। हो सकता है उतना बेहतर मैं ना करा पाई हूँ क्योंकि वो तैयारी से थी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं शायद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और मैं भी आपकी ऑब्जर्व कर रही हूँ यूट्यूब के चैट बॉक्स में कि आप देखते हैं किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से दे पाते हैं। पहला है कि डीमोनेटाइजेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल व्हाट। तो ये डैश आपको फिल करना है। तो क्या आंसर हो सकता है बेटा? बहुत जल्दी जल्दी आप रिप्लाई करिएगा। क्या आंसर हो सकता है कि डीमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी ने सरकार को क्या मदद की, किस चीज को नियंत्रण में लेकर आए? सरकार ने किस चीज को नियंत्रित किया? बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं हरविंदर सिंह, बहुत बढ़िया। मैडम नाम नहीं ले रही थी, मैं ले रही हूँ, मुकेश श्रीवास्तव, वेरी गुड। आने शुरू हो गए, ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी, वेरी गुड बेटा। हाँ, कुछ ने करप्शन को भी लिखा, ये भी एक बेहतर जवाब हो सकता है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं आंसर। सो योर आंसर वाज करेक्ट। हाँ, कुछ बच्चों ने और भी जवाब दिए हैं, जस्ट रीड इट। कई बार होता है, पर यहाँ पर जो सबसे सुटेबल जवाब है वो है ब्लैक मनी, जिसके कारण बहुत करप्शन भी आ रही थी, टैक्स इवेजन भी उसके आउटकम्स थे। तो ब्लैक मनी इज द बेस्ट आंसर, सुटेबल आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन was exercised on डैश नवंबर डैश। तो आपको एक डैश में डेट बतानी है और दूसरे डैश में ईयर बताना है। तो बहुत सिंपल है, मैडम ने बहुत अच्छे से आपको याद भी दिलाया। वो नवंबर क्या मित्रों कहकर मैडम ने बताया था। तो आप अपने जवाब दीजिए यूट्यूब बॉक्स में, यूट्यूब के चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ। अभी तक पुराने आंसर जब इतने बच्चों ने दिए हैं कि पुराने आंसर्स आने अभी तक बंद नहीं हुए हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर ही दिखाई दे रहा है। तो अभी अगले प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया, और सबसे पहले दिया जवाब ज्योति मिश्रा ने, रुचि ने, मीनाक्षी शर्मा, बहुत बढ़िया। तो आप इसी तरह से जवाब देते रहिए बेटा, और भी बच्चों के प्रश्न के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। शाबाश मीना पुरोहित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको ये डेट याद हो गई है, 8 नवंबर 2016। शाबाश बच्चों, आप इस तरह से पढ़ते रहिए। देखिए मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई टीचर चेंज होने के बावजूद भी आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है और आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इस तरह से आप पढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा कि आप इस चीज का बेनिफिट जो है उठा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। Which two currency notes were demonetized? तो ये आपको हमने स्क्रीन दिखाई थी, नोट्स भी दिखाए थे। कौन से दो नोट, ये तो मैंने ही पढ़ाया था आपको। बताइएगा कौन से जो दो नोट हैं वो डीमोनेटाइज के वक्त डीमोनेटाइज किया गया, जिन दो नोट्स को। देखते हैं अभी तक प्रश्न जो है पिछले का उत्तर आ रहा है एक ही समय पर, मतलब एक इतने सारे बच्चे जवाब देते हैं कि वो 1 मिनट पर दे देते हैं और वो 56 कंटिन्यूड रहता है ना। अब देखते हैं अगले जवाब। हाँ वेरी गुड, तो सबसे पहले जवाब दिया जैनाब खान ने, वेरी गुड जैनाब। उसके बाद गौतम सिंह, संश्रुति जैन, शाबाश बच्चों, मीनाक्षी शर्मा, ज्योति मिश्रा, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग जवाब देते जाइए बेटा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो है पढ़ाने में सफल हो गए, हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई जब हमारे बच्चे सही तरीके से जवाब दे पाते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हमें ये लगता है कि आपको ये जो है
सही उत्तर आता है तो आप देख लीजिए, जिनको नहीं आता है वो इतना चेक कर लीजिए, पिछली स्लाइड्स को आप चेक कर सकते हैं, यू विल एबल टू गेट द राइट आंसर। शाबाश। अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, मैनेजरियल रोल इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जब भी हम मैनेजरियल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मोदी जी याद आते हैं ना, क्योंकि अलग अलग तरीके की स्थितियों को उन्होंने संभाला है। और जो विषय आज हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो उसके अंदर क्या क्या इन्होंने किया, थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस लिखा है यहाँ पर हाईलाइट करते हुए कि मोदी गवर्नमेंट अनाउंसेस मेजर्स टू बूस्ट बीएसएनएल एंड एमटीएनएल। ऐसे ही ये बीच में आपको कितनी सुंदर सी एक पिक्चर दी गई है, जिसमें सिर्फ माइंड सेट जो है ये आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे दिमाग में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं उनका समावेश रहता है। वो विचार हमारे मन में, हमें दिमाग में घूमते ही रहते हैं, है ना। और इस तरह से आप देखें तो इंफॉर्मेशन रिसीवर ट्रांसमिटर, हमने कम्युनिकेशन की जो है वो बात की है। और इन सब का पुलिंदा जो है मिला करके हम बात करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए। और रिजल्ट्स तब अच्छे आते हैं जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो मैनेजरियल चैलेंजेस जिनको कि हम LPG डे की बात कर रहे थे, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड DE फॉर डीमोनेटाइजेशन। इन सब ये क्या है, ये सारे मैनेजरियल चैलेंजेस हैं कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, ये बाधाएं, ये कुछ हमारे सामने आते हैं, मुश्किलें आती हैं और इनका हम सामना करते हैं, इन बाधाओं का। तो the reforms in the economic sector were not easy for managers both in private as well as public sector। जब ये काम किया गया तब सबके फायदे और नुकसान थे। तो इसी समय प्राइवेट सेक्टर की भी मुश्किलें थी और पब्लिक सेक्टर की भी मुश्किलें थी। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान हो गया कि प्राइवेट वाले बहुत एफिशिएंट है और बहुत सबसे बढ़िया काम कर लेंगे, उनके सामने भी चैलेंजेस थे। क्योंकि जो एरिया सरकार ने उनको दिए, उनके पास शायद एक्सपोजर नहीं था उन सिचुएशंस को डील करने का, उन्होंने ये काम पहले प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किए थे। तो क्या क्या मुश्किलें आई हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट है टू लर्न विद, मैनेजमेंट को भी सीखना था। पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब जब ग्लोबलाइज तो कर दिया, लेकिन एक्सपोजर नहीं है डोमेस्टिक इकोनॉमी को कि हम इंटरनेशनल मार्केट में किस प्रकार जो है वो डील करें। तो जब प्रतियोगिता बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में, उसका सामना करना था। तो ये भी हमें सीखना था, क्योंकि यदि हम ये नहीं सीख पाते तो क्या होता कि हम सामने तो आ गए, लेकिन सामने आके हम उस प्रतियोगिता का हमने हार गए, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, इस पॉलिसी को लाने का फायदा नहीं होता, इस रिफॉर्म को लाने का फायदा नहीं होता। तो हम कंपटीशन में बने रहना भी बहुत आवश्यक होता है। हार जाने के डर से भाग नहीं सकते, अब डिसीजन ले लिया, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये सीखना था। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब सबको पता है कि जब मार्केट जो है इस तरीके से आ गई है, तो कस्टमर्स को ये जो डिमांड है, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ गई हैं। तो जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, उन दोनों ही के अंदर कस्टमर्स की जो डिमांड है बेटा, वो उस समय पर बढ़ गई थी। और इन सबको, उन डिमांड्स को जो पूरा कर जाता वो मार्केट शेयर ले जाता, ये फायदा था। तो मैनेजरियल चैलेंज था, ये सामने आ गया कि कौन कैसे सर्वाइव किया जाएगा, कस्टमर्स की डिमांड है उनको किस तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो अब टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है, जो टेक्नोलॉजी आपने पहले यूज की वो आज नहीं है। हम पुराने जमाने की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात करें, आज LED टीवी हैं। तो जब उस समय पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, जो भी उपलब्ध टेक्नोलॉजी थी उसमें तो लगातार चेंजेस आ ही रहे हैं। जिस तरह से यूसेज बढ़ रहा है फोन्स में, टीवीज में और भी कम्युनिकेशन में, तो ये टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों के सामने ये चैलेंज था कि वो उसको किस तरीके से डील करेंगे। आपने देखा होगा, यहाँ बैंक का एग्जांपल ले लीजिए। जब कंप्यूटर से काम नहीं होता था तो बैंक अपना फंक्शनिंग कर रहे थे, लेकिन जब ये काम हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ गए और वो तो अपना काम कंप्यूटर से करते थे, तो उनको तो मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन जो सरकारी बैंक थे वहां पर अभी लोगों को ट्रेनिंग नहीं थी, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा था बेटा कि गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज आ गया
कि हमें अपने लोगों को भी कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा। कंप्यूटर के बिना आज की बैंकिंग को हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारा जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि सरकारी और निजी दोनों के सामने थे। दोनों को उस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, बदलते एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को बदलने की आवश्यकता थी। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है, नेसेसिटी फॉर चेंज, इसमें भी आपको बताया कि चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो कोई और एस्पेक्ट हो, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में एक ऐसा मैनेजरियल चैलेंज था सबके सामने कि अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदले? बदलने के लिए सीखना पड़ेगा। और आपको ये पता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता है ना? तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने साइंस की थ्योरी तो पढ़ी है ना, 10th तक साइंस पढ़ी है आपने, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी है। उसमें आपने क्या पढ़ा है कि जो बदलते समय के साथ बदल जाता है वो स्पीशीज तो सर्वाइव कर गई, और जिन्होंने अपने साथ नहीं बदला वो क्या हुआ? वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो इसी तरह से ये एक एस्पेक्ट है जो चेंज की एस्पेक्ट है, और जो बदलते समय के साथ साथ बदल रहा था वो सरवाइव करेगा। तो ये एक मैनेजरियल चैलेंजेस थे उस समय के। अगला पॉइंट हम देखें, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो काम कर रहे हैं, पहले उनका एक्सपोजर सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर था, अब वो काम को बड़े लेवल पर करना है, इंटरनेशनल लेवल पर करना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अब उनको सिखाना पड़ेगा, काम को करने के अलग जो नए तरीके हैं वो सिखाने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडेप्ट करने के लिए हो, चाहे वो एक इंटरनेशनल लेवल के लिए हो, चाहे वो कोई भी सोशल इन्वायरमेंट, सभी के लिए उनको डेवलप करने की आवश्यकता थी। तो वो एक बड़ा चैलेंज था उस समय। नेक्स्ट है कि मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब कस्टमर्स अवेलेबल हैं, सामान हमें वहां सप्लाई करना है, तो वहां पर किस तरीके की डिमांड होगी। पहले हमारे देखिए, आप एक गांव के अंदर सामान बना रहे हैं, आपको ये पता है कि मुझे किस तरीके का सामान उस गांव के अंदर मेरे कस्टमर चाहते हैं। जब एक राज्य की बात करते हैं तो उसको आप ज्यादातर आपको कम्युनिटी का टेस्ट पता होता है कि वहां पर किस तरीके का सामान जो मेरे कस्टमर्स हैं उसकी डिमांड हो सकती है। जब ग्लोबलाइज हो गया, अलग अलग देश है, अलग अलग चॉइस हैं, तो आपको मार्केट को ओरिएंट करना पड़ता है कि हमें किस तरीके से जो सामान हमें चाहिए वो किस तरह से हमें सप्लाई करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा। जैसे मुकेश सर ने आपको एग्जांपल दिया था इसके लिए कि आप पहले साड़ी बना रहे थे, अब साड़ी की डिमांड तो भारत में है, बहुत बना रहे थे, बहुत अच्छी बना रहे थे, बहुत अच्छे से बिक रही थी, लेकिन अब आपको दूसरे देश में जाकर के यदि काम करना है तो वहां ढूंढना पड़ेगा कि वहां लोगों की क्या जरूरत है, आप किस तरीके से अपना सामान बनाए। आपके यहाँ साड़ी की डिमांड है पर दूसरे देश में तो साड़ी कोई पूछेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मैनेजरियल चैलेंज था कि मार्केट को ओरिएंट करना, नए सिरे से मार्केट की पहचान करना। और फिर है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब क्या हुआ कि जब सारा कुछ सरकार के हाथ में था तो पैसा सरकार से मिल रहा था, बजट में उसकी जगह थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब आपने काम धंधे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिए तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो जो बजट की सपोर्ट थी पब्लिक सेक्टर की वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो एरियाज नहीं रहे अब उनके पास काम करने के लिए, और जो एरियाज लिमिटेड हो गए तो उनको पैसा भी उसके हिसाब से कम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बजट का जो सपोर्ट गवर्नमेंट को मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये सरकार के सामने थे, सरकार के क्या, प्राइवेट सेक्टर के भी सामने थे और गवर्नमेंट सेक्टर के भी सामने थे। तो अगला जो है टॉपिक वो हम देखते हैं कि मैनेजरियल चैलेंजेस को लेकर के ही है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट डिजाइन, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन अप्रूवल एंड competing in the international market, it was the agenda for every business, public और private। तो जैसे कि आपको बताया कि जो भी एजेंडा था, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन सबका ये एजेंडा था कि भाई हमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, डिजाइन वो लेने हैं जो सबसे ज्यादा आजकल प्रचलन में हो, फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन अप्रूवल चाहिए, क्योंकि यदि फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं मिला तो आप बाजार में प्रवेश ही नहीं कर सकते हो। आपने 11th में पढ़ा है
कि किस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोसीजर है वो डोमेस्टिक बिजनेस में के जो इंटरनल ट्रेड के प्रोसीजर से अलग है। तो उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ जाते हो। इंटरनेशनल मार्केट की एंट्री के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये हर बिजनेस का एजेंडा बन गया। अगला पॉइंट देखें कि वो है पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। Cultural shocks, they also came as a gift with these changes, and a new term, social responsibility of the business, came along. जो मैनेजमेंट है now have a new challenge to sustain the environment and forests and to respect and respond to native social values. हर जगह की अपनी अपनी जो है सामाजिक वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड करना था। टाइम क्योंकि बेटा आगे बढ़ता जा रहा है, 2:08 हो चुके हैं ऑलरेडी, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। Too much exploitation of the natural and human resources of the third world countries to bring balance in the motherland and companies' interest was another challenge. क्योंकि resources जो available हैं वो उनको हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करना था, यूज करना था, और यदि हम उनको मिसयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम उनको मिसयूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो ये आखिरी टॉपिक था बेटा, और इसमें क्विज हम थोड़ा सा ले लेते हैं। इनके रिस्पॉन्सेज आप फटाफट फटाफट देंगे, और इसके एंड में तक आप वेट करेंगे क्योंकि असाइनमेंट्स भी हैं जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको देंगे बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये सही है या गलत है? बस आपको फटाफट ट्रू फॉल्स के जवाब देने हैं। मैं चैट बॉक्स में आपकी वेट कर रही हूँ, फटाफट से आप जवाब दीजिएगा बेटा। लिबरलाइजेशन किससे संबंधित है? आर्थिक वातावरण से संबंधित है। सही बात है, ये गलत बात है? ट्रू और फॉल्स? तो चेक कर लेते हैं। सही जवाब आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। तो दिस इज ट्रू, वेरी गुड, सही जवाब। बहुत बढ़िया बच्चों, आपका रिस्पांस रहता है, हमें खुशी होती है कि जब आप सही जवाब देते हैं। हमारे पास ये 10 क्वेश्चन है और 2 मिनट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, तो आप जल्दी जल्दी जवाब देते जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन वाज द आउटकम ऑफ द फॉल ऑफ कैपिटलिज्म। निजीकरण जो है वो पूंजीवाद के गिरावट की वजह से है, उसका रिजल्ट है ये। पूंजीवाद में जब कमी आ रही थी तो हम उसको निजीकरण हमें करना पड़ा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है या गलत बात है? बहुत बढ़िया बच्चे, सब बच्चों ने सब सही जवाब दिए जा रहे हैं, ट्रू ट्रू ट्रू। तो मेरे आंसर देने से पहले आप सबके सही जवाबों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा प्रश्न है बेटा कि गवर्नमेंट स्टार्टेड डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, गवर्नमेंट ने जानबूझकर जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी पब्लिक सेक्टर की, मतलब अपना शेयर मार्केट से कम करना शुरू कर दिया। तो क्या ये बात सही है? तो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेट करना मतलब ये है, लिबरलाइज करना मतलब ये है कि अपने शेयर को कम करना। तो ये सरकार ने जानबूझकर किया, रिफॉर्म के तौर पर किया। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह हु टुक इनिशिएटिव फॉर द एलपीजी, and LPG is not the liquid petroleum gas. This has been replaced now by liberalization, privatization and globalization. और इसके सही जवाब भी चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और ज्योत्सना मैडम भी वेरी वेल एक्टिव नाउ ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सही जवाबों को देख करके। बिल्कुल ठीक है, आपको ट्रू पूरा नहीं लिखना है, तो कुछ बच्चे सिर्फ टी और एफ भी डाल रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड वे टू रिप्लाई, और क्वेश्चन नंबर भी साथ में डाल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। 4T 5T, वेरी गुड। तो इसका जवाब भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, कौन थे उस समय मनमोहन सिंह जी? आप समझ सकते हैं, याद होगा आपको यदि, तो ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। नेक्स्ट है कि डीमोनेटाइजेशन वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो क्या ये बात सही है? शुरुआत किन्होंने की डीमोनेटाइजेशन की? मित्रों, तो ये सबको याद है, ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे एक दो हैं वो शायद इसको रिकॉल नहीं कर पाए, जो गलत दे रहे हैं एक दो बच्चे, बाकी सब हजारों बच्चे जो हैं ये देख रहे हैं और सब बच्चे बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं। शाबाश। तो जैसे कि मैडम कह रही थी, अपने आप को शाबाशी देने के लिए आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, पैट योर बैक, वेरी गुड। So this is also true. Next question is, there is no need for the managers to understand the new economic changes. तो क्या मैनेजर्स की जरूरत नहीं है हमें?
नए इकोनॉमिक चेंजेस के लिए जरूरत नहीं है मैनेजर्स की? नहीं। हाँ, क्या जवाब है आपका? तो ये बात गलत है, क्योंकि मैनेजर्स की जरूरत है। मैनेजर्स के सामने चैलेंजेस थे और हमने मैनेजरियल चैलेंजेस के बारे में पढ़ा भी है। तो 6th क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी एस्टिमेटेड सेपरेटली ऑन द बिजनेस। क्या होता है भी, देखो महसूस करो क्या जवाब हो सकता है। The effect of different type of changes in business environment can be estimated separately on the business. बच्चों ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर आने वाला है और आज आपको सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है और ये जवाब भी और सही तरीके से आप जवाब इसका दे पा रहे हैं। शाबाश बच्चों, एक और आंसर सही। अगला प्रश्न देखिए, प्राइवेटाइजेशन ब्रॉट ग्लोबलाइजेशन, क्या ऐसा है? निजीकरण लेकर के आया वैश्वीकरण को। ओके, 8th क्वेश्चन के आंसर के जवाब की वेट कर रहे हैं। अभी हम 7th क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे। अभी 8th क्वेश्चन का रिप्लाई बच्चों के आने अभी शुरू नहीं हुए हैं और पहले जवाब की मैं वेट कर रही हूँ। मैं बच्चे का नाम लूंगी। 8th क्वेश्चन का जवाब कौन सबसे पहले देता है? वेरी गुड, तो सबसे पहले बच्चे ने जवाब दिया 8th क्वेश्चन में मोहित कुमार ने। शाबाश बेटा, और जवाब दिया आपने ट्रू। अब आप पहले चेक करिए ये ठीक भी है कि नहीं। तो ये गलत जवाब है आपका, कोई बात नहीं। तो अब बाकी बच्चों के आंसर जो है इसके बाद ठीक आने शुरू हो गए हैं और वो है कि लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। जब सरकार ने अपनी नीतियों में ढील देनी शुरू की तब ग्लोबलाइजेशन आया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने होता है, कई बार बस ध्यान से हम नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न का उत्तर हम गलत दे पाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन पीपल एंड बिजनेसेस फेस नो प्रॉब्लम्स। ऐसा है क्या? आपने तो ये महसूस किया है। आप इसका फटाफट सही जवाब दे सकते हैं और सही जवाब है नहीं। प्रॉब्लम्स हुई, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। आपको फोटो भी दिखाई थी, मैम ने एक पिक्चर दिखाई थी। चलिए कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के। डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी वाज एन आउटकम ऑफ डैश। डिजिटलाइजेशन कहाँ से हुआ? तो इसके बारे में तो मैंने भी आपको बताया है, मैडम ने भी आपको बताया है। मैम ये लास्ट क्वेश्चन लेना, बस बहुत बार मैसेज आ गया, ये लास्ट लेना बस। ठीक है सर, ओके। So this is the last question that we will take today because it is 2:15 और 2:30 पर आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है और इसका सही जवाब हम देखते हैं तो that is demonetization. So after this there are lot of other questions also, but assignment you can see and that will also be uploaded later. So you can see this, take the screenshot to practice at home. This is assignment 1. Take screenshot. This is assignment number 2 and assignment number 3 is totally taken from NCERT और ये लिंक भी हमने दे दिया है। जिन बच्चों के पास NCERT बुक नहीं है, प्रश्न आ रहे थे कैसे लें, तो वो इस NCERT के लिंक से अपनी टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न NCERT से हैं और असाइनमेंट आपका। थैंक यू सो मच बेटा। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह आप तो मैडम हैं उसको काउंट नहीं कर, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने भी आपका समय कतई खराब नहीं किया होगा और एक बेहतर तरीके से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर हम खरे उतरे होंगे। और लास्ट में ये है कि ये चैप्टर जो आपने अभी तक पढ़े 3, ये 16 मार्क्स के हैं और ये एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे ये गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स कि आपको एस्पिरेशन अकाउंट अपना लॉगिन करना है। कोई दिक्कत आती है तो supportschool@claf.in पर आपको मेल करना है। आप वहां से असाइनमेंट्स ले सकते हैं, अपने डाउट्स दे सकते हैं ताकि वो डाउट्स हम अगली क्लास में आपके ले लें। ये आपका शेड्यूल है जो आप वीकली शेड्यूल किस तरह से आपको क्लासेस लेनी है ये बार बार आपको दिखाया जा रहा है, आप नोट कर लीजिए।
और नेक्स्ट क्लास आपकी जो बिजनेस स्टडीज की है वो अब 8 मई शुक्रवार को होगी, 12:30 बजे से 2 बजे का टाइम होगा। और आपका टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये टॉपिक पर रिवीजन का टॉपिक है, क्योंकि आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 3 बड़ी-बड़ी यूनिट्स आपकी पूरी हो गई हैं, तो आप रिवीजन करेंगे और साथ में टेस्ट भी लेंगे। तो मैक्सिमम अपने डाउट्स हमें सेंड कर दीजिएगा ताकि हम इस रिवीजन में आपके डाउट्स पूरी तरह से ठीक कर सकें और जो कोई कमी रह गई हो तो वो हम पूरी कर सकें। And this is special message from Jyotsna ma'am. Dear students, thank you for your patience and time during this difficult period, and hope this session was a fun for you all. So thank you so much, sir. Thank you all.